हे गाइस, वेलकम बैक टू चिंटू सर की क्लास। और आज की इस क्लास में हम आपके लिए बेसिक इंग्लिश ग्रामर का एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जो कि आपके बेस को मजबूत कर देगा। देखिए, बेसिक इंग्लिश में आपको सबसे पहले क्या आना चाहिए? आपको सेंटेंस को फ्रेम करना आना चाहिए, है ना। आपको ये आना चाहिए कि पर्सन कॉन्सेप्ट क्या होता है, सेंटेंस में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब क्या होती है ना। तो ये सारी बेसिक चीजें होती हैं जो आपको सेंटेंस को बनाते टाइम आने चाहिए। देखिए, यदि आपको इंग्लिश को बोलने में प्रॉब्लम होती है या इंग्लिश के किसी भी सेंटेंस को समझने में दिक्कत आती है, आपसे हिंदी से इंग्लिश में कोई सेंटेंस नहीं बनता है, तो आपके लिए स्पेशल हम एक कोर्स लेकर आए हैं। और ये जो कोर्स है आपको यहां से यहां पहुंचा देगा, आपकी इंग्लिश को मजबूत कर देगा। बेसिक से एडवांस लेवल तक का ये कोर्स है। और इस पे आपको क्या करना है, इस नंबर पर डायरेक्ट आपको कॉल करनी है और आपको जो भी इंफॉर्मेशन लेनी है इस कोर्स के बारे में वो आपको यहां से मिल जाएगी। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप इसको डायरेक्ट भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले देखिए मैंने यहां पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है। ठीक है, सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है? वो स्कूल जा रहा है। वो कहां जा रहा है? स्कूल जा रहा है। इसकी जो इंग्लिश है वो ऐसे लिखी हुई है, ही इज गोइंग टू स्कूल। ही इज गोइंग टू स्कूल। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट के कंटिन्यूअस का है। ठीक है, और ये जो सेंटेंस मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है ना, हिंदी से ट्रांसलेट करके, यहां पर मुझे पता है कि ही आपका सब्जेक्ट है, इज आपकी हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग आपकी मेन वर्ब है, और स्कूल यहां पर एक तरह से आपका ऑब्जेक्ट की तरह काउंट हुआ है, या फिर आप बोल सकते हैं अदर वर्ड्स की तरह काउंट हुआ है ना। तो ये मुझे कैसे पता चला कि इस सेंटेंस में ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है? आपको कैसे पता चलेगा? तो उसी के बारे में ये वीडियो है, जिससे कि आप किसी भी सेंटेंस को देखें और देखते ही आपको पता चल जाए, अच्छा ये है इसमें ये सारी चीजें। तो इसके लिए ना आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्या सीखना पड़ेगा कि आपको ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट को हिंदी में हम बोलते हैं कर्ता। आपको ये पता होना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब क्या है और कौन कौन से वर्ड्स हमारे हेल्पिंग वर्ब के अंदर आते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि हमारी वर्ब क्या है। अब ये जो वर्ब है ना, इसी को हम मेन वर्ब कहते हैं, यानी कि मुख्य क्रिया। इसको क्या कहते हैं? मुख्य क्रिया कहते हैं। और यही वो वर्ब है जिसकी वर्ब की फॉर्म्स बनती हैं, जैसे कि आप करते हैं ना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, है ना। ये जो फॉर्म्स हैं ये आपकी मेन वर्ब की बनती हैं, ना कि हेल्पिंग वर्ब की। किसकी बनती हैं? मेन वर्ब की बनती है, ना कि हेल्पिंग वर्ब की। उसके बाद आपको सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को पहचानना आना चाहिए। हिंदी में बोलते हैं कारक। ठीक है, इसको आपको पहचानना आना चाहिए। जब आपको ये सारी चीजें पता चल जाएंगी ना, उसके बाद आपको इन सबको इस वाले स्ट्रक्चर में फिट कर देना है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिख देना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिख देनी है, फिर वर्ब लिख देनी है, वर्ब यानी कि मेन वर्ब। ठीक है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिख देना है। अब जैसे ही आप यहां इस स्ट्रक्चर में इनको लगाओगे तो ये समझ लीजिए कि आप अब सेंटेंस को बनाने के काबिल हो गए हो। अब सेंटेंस आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं अपनी इस वीडियो में इन सभी चीजों के बारे में। तो देखिए, ये जो पर्सन कॉन्सेप्ट होता है ना, ये क्या करता है? पर्सन कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि उसमें हम सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। हिंदी में बोले तो एक वचन है या बहुवचन है, या फिर वो फर्स्ट पर्सन के अंदर आता है, सेकंड पर्सन के अंदर आता है, या फिर थर्ड पर्सन के अंदर आता है। ये हमें कैसे पता चलेगा? अब देखिए, सब्जेक्ट के लिए ना इंग्लिश ग्रामर में कुछ वर्ड्स लिए गए हैं कि भाई ऐसा करो, इन वर्ड्स को ना आप सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल कर लो अपने सेंटेंस को बनाते टाइम, है ना। अब यहां पर देखिए, यहां पर ये कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, जैसे ही, सी, इट, वी, यू, दे, आई, या किसी भी व्यक्ति का कुछ भी नाम। ठीक है, ये क्या है? ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करके अपने पर्सन कॉन्सेप्ट में लगा सकते हैं, है ना। अब देखिए, आपको जब ये सब्जेक्ट आ जाएंगे तो आपको इनको कहां पर लगाना है? सब्जेक्ट की जगह लगाना है। कहां पर लगाना है? सब्जेक्ट की जगह। सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट ही आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब ही आनी चाहिए, वर्ब के स्थान पर वर्ब ही आएगी और ऑब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट ही आएगा। तो चलिए इनको अच्छे से समझते हैं कि हमारा ये जो पर्सन कॉन्सेप्ट है ये होता क्या है। देखिए, पर्सन कॉन्सेप्ट में आपका एक होता है सिंगुलर और एक होता है आपका प्लूरल। ठीक है, सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन। क्या होता है? एक वचन। ठीक है,
और जो आपका प्लूरल होता है उसका मतलब होता है बहुवचन। क्या होता है? बहुवचन होता है, ठीक है। और देखिए, एक है इसमें फर्स्ट पर्सन, एक है सेकंड पर्सन और एक है आपका थर्ड पर्सन। पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होता क्या है। देखिए, फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है जो बोलता है, जो काम को, मतलब जैसे मैं यहां पर बोल रहा हूं, ठीक है। अब मैं यहां पर फर्स्ट पर्सन हूं और आप मेरी बात को क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं, है ना। जो भी मैं इस वीडियो में बता रहा हूं आपको, यानी कि जो भी मैं बोल रहा हूं आप उसको सुन रहे हैं। तो जो सुनने वाला होता है ना वो होता है सेकंड पर्सन और जो बोलने वाला होता है वो होता है फर्स्ट पर्सन। चलो, मैं हो गया चुप, अब आप बोलना स्टार्ट करो। जब आप बोलना स्टार्ट करोगे तो अब आप बन जाओगे फर्स्ट पर्सन और मैं सुनने वाला, मतलब मैं सुनने लगूंगा तो मैं बन जाऊंगा यहां पर सेकंड पर्सन। तो मतलब बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकंड पर्सन। अब चाहे कोई भी बोले, मान लीजिए कि यहां पर देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि यहां पर ये एक बंदा है, ठीक है, ये एक कोई लड़का है, ठीक है, और एक लड़का ये है, ठीक है, एक लड़का ये है। अब ये दोनों क्या करते हैं? ये दोनों आपस में कर रहे हैं किसी के बारे में बातचीत, किसी व्यक्ति के बारे में बातचीत कर रहे होंगे, है ना। ये दोनों आपस में खुसर पुसर कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। जब ये वाला लड़का बोलेगा तो ये कौन सा बन जाएगा? ये फर्स्ट पर्सन बन जाएगा और ये इसकी बात को सुनेगा। अब जब ये चुप हो गया और जब ये बोलना स्टार्ट करेगा तो ये आपका फर्स्ट पर्सन बन जाएगा, ठीक है। यानी कि जो बोलेगा वो फर्स्ट पर्सन, चाहे ये बोले चाहे ये बोले, बारी बारी से बोलेंगे तो बारी बारी से फर्स्ट पर्सन बनेंगे। अब इनमें से जो सुनेगा वो सेकंड पर्सन रहेगा। मान लीजिए ये बोल रहा है और ये सुन रहा है तो ये आपका सेकंड पर्सन बन जाएगा। अब कल को ये बोलने लगे और ये सुनने लगे तो ये आपका सेकंड पर्सन बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको इस कॉन्सेप्ट को समझना है। आगे देखिए, अब ये जो दोनों व्यक्ति है ना, ये क्या कर रहे हैं? ये इसके बारे में बात कर रहे हैं। ये कोई तीसरा व्यक्ति है, ठीक है, ये वाला। अब ये क्या कर रहे हैं? इसके बारे में बात कर रहे हैं दोनों मिलके कि भैया ये जो व्यक्ति है ना, ये वाला, ये येलो कलर का, पीले कलर का जो व्यक्ति है ना, ये दोनों बात कर रहे हैं कि ये बहुत बुरा लड़का है। इसके बारे में ये क्या कर रहे हैं? चुगली कर रहे हैं, है ना। इसके बारे में ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं? चुगली कर रहे हैं। तो ये तो हो गया फर्स्ट पर्सन, ये हो गया सेकंड पर्सन। मान लीजिए ये बोल रहा था इससे कि ये बुरा लड़का है। अब ये दोनों मिलकर किसके बारे में बात कर रहे हैं? किसी थर्ड व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। थर्ड व्यक्ति यानी कि थर्ड पर्सन, थर्ड व्यक्ति यानी कि थर्ड पर्सन, ठीक है, थर्ड पर्सन। तो ये जो थर्ड पर्सन है इसको हम क्या बोलेंगे? इंग्लिश की भाषा में तीसरा व्यक्ति यानी कि थर्ड पर्सन बोलेंगे। ये बोल रहा है ये फर्स्ट पर्सन, ये सुन रहा है ये सेकंड पर्सन और ये इसके बारे में बात कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका थर्ड पर्सन। अब देखिए यहां पर क्या हुआ? ये जो थर्ड पर्सन है ना, ये कोई लड़का भी हो सकता है जिसके बारे में ये दोनों बात कर रहे हैं, कोई लड़की भी हो सकती है ना। ये कोई लड़का भी हो सकता है, कोई लड़की भी हो सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों मिलकर किसी वस्तु के बारे में ही बात कर रहे हो और कुछ नहीं तो किसी वस्तु के बारे में बात कर रहे हो कि भाई मुझे ना घड़ी चाहिए, मुझे ना फोन चाहिए, मतलब ऐसा कुछ बात कर रहे हैं। मतलब किसी वस्तु के बारे में भी ये बात कर सकते हैं, ठीक है। अब यदि ये कोई लड़का है और ये अकेला है, ये दोनों मिलकर सिर्फ इस अकेले लड़के के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको लिखना पड़ेगा ही। यदि ये लड़की है तो सी लिखना पड़ेगा। अगर ये किसी वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको इट लिखना पड़ेगा। अब ये एक एक वस्तु है, एक एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं तो इसलिए इनको हम सिंगुलर के अंदर रखेंगे। किसके अंदर रखेंगे? सिंगुलर के अंदर रखेंगे, ठीक है। ये हो गए सिंगुलर आपके, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए यहां पर दो वस्तु हो, है ना, तो अब ये इन दोनों वस्तुओं के बारे में बात करने लगे तो अब ये बहुवचन बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा, है ना। और यदि ये दोनों मिलकर दो व्यक्तियों के बारे में बात करने लगे तो ये भी प्लूरल बन जाएगा। तो यही है इसका कॉन्सेप्ट। अब देखिए, अब आपको आसानी से समझ में आएगा। अब यहां पर मैंने लिखा क्या है, देखिए फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है जो बोलता है, जो बोलता है वो होता है आपका फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन का मतलब होता है जो सुनता है, जो क्या करता है? सुनता है। बोलने वाले की बात को जो सुनता है वो आपका सेकंड पर्सन होता है। थर्ड पर्सन क्या होता है? थर्ड पर्सन का मतलब होता है जिसके बारे में बात होगी। ये फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन मिलकर जिसके बारे में बात करेंगे वो आपका थर्ड पर्सन के अंदर आएगा, ठीक है। अब देखिए अगर ये किसी एक व्यक्ति के बारे में बात करेंगे तो ही, सी, इट, इनमें से आप कोई भी लिख सकते हैं। यदि ये एक से ज्यादा के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि मैंने पीछे आपको बताया था, तो आपको दे लिखना पड़ेगा, यानी कि प्लूरल में आ जाएंगे, बहुवचन में आ जाएंगे, ठीक है। अब फर्स्ट पर्सन यानी कि बोलने वाला, यदि मैं अकेला हूं, खुद बोल रहा हूं, तो मैं अपने लिए आई का इस्तेमाल करूंगा, है ना। आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूं।
तो मैंने लिख दिया आई। अब आई का हिंदी में जो मतलब होता है वो होता है मैं, है ना, क्योंकि मैं अपने बारे में बात कर रहा हूं, तो आई का मतलब हो गया मैं। तो फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर में आई आता है और प्लूरल में आता है हम। अब मैं ना बोलकर हम हो गया कि हम बोल रहे हैं। यदि मैं ऐसा बोलूं कि मैं बोल रहा हूं तो मैं आई का इस्तेमाल करूंगा। अब मेरे साथ मान लीजिए कोई व्यक्ति और है, हम बोलेंगे यार हम दोनों बोल रहे हैं, हम दोनों खेल रहे हैं, है ना, तो मैं क्या बन जाऊंगा, मैं प्लूरल बन जाऊंगा। तो हम फिर करेंगे इस्तेमाल वी का, ठीक है। उसी तरह से सेकंड पर्सन में यू का मतलब होता है तुम, या फिर आपका एक मतलब और होता है आप, ठीक है। यू का तुम या आप कोई सा भी बोल दो, दोनों का मतलब सेम है। अब यू को आप चाहे सिंगुलर में इस्तेमाल करो चाहे प्लूरल में, दोनों में आपको यू का ही इस्तेमाल करना है। क्योंकि देखिए कई बार ऐसा होता है ना आपके घर में, जैसे किसी एक व्यक्ति से बोलते हैं कि भाई आप चले जाओ वहां पर, वो आपको बुला रहा है ना, आप एक व्यक्ति से भी ऐसे कह देते हैं। अगर एक से ज्यादा है, दो है, तो आप बोलते हैं ना आप चले जाओ वहां पर, है ना, तो दो के लिए भी आप कई बार यू का इस्तेमाल ही कर देते हैं। तो इस तरह से आप इस पर्सन कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। आपके समझ में आ गया होगा। ही और सी इन दोनों का मतलब भी वह होता है और इट का मतलब भी वह होता है। ही लड़का के लिए, सी लड़की के लिए और इट किसी वस्तु के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। दे का मतलब होता है वे, ठीक है, वे होता है दे का मतलब। तो ये है आपका पर्सन कॉन्सेप्ट। तो पर्सन कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ। अब हमें यहां पर एक चीज सीखने की जरूरत है, और वो जो चीज है वो है आपकी वर्ब की फॉर्म्स। देखिए हमने पर्सन कॉन्सेप्ट को समझा। पर्सन कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हमने ये देखा था कि सेंटेंस को बनाएंगे किससे, सब्जेक्ट से, हेल्पिंग वर्ब से, वर्ब से और ऑब्जेक्ट से। अब जो उसमें हेल्पिंग वर्ब है वो हम बाद में देखेंगे, पहले हम किसको देखेंगे, पहले हम वर्ब को देखेंगे, क्योंकि इसमें बच्चे ना ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। अब देखिए यहां पर मैंने क्या लिखा हुआ है, मैंने यहां पर 3 वर्ब की फॉर्म्स ली है, ठीक है। यहां पर पहला है गो। अब ये जो गो है, गो का हिंदी में मतलब क्या होता है, आप सब जानते हैं कि गो का हिंदी में मतलब होता है जाना। डू का मतलब होता है कोई काम करना। ईट का मतलब होता है कुछ खाना, है ना, खाने के लिए आप ईट नामक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। कोई काम करने के लिए आप डू शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और गो का इस्तेमाल आप जाने के लिए करते हैं। अब ये तो सब जानते हैं, गो की सेकंड फॉर्म वेंट और थर्ड फॉर्म होती है गॉन, है ना। डिड की मतलब डू की सेकंड फॉर्म डिड और थर्ड फॉर्म होती है डन। इसी तरह से ईट की एट और ईटन। अब इसकी ना फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म भी होती है। गो की होती है गोइंग, डू की होती है डूइंग और ईट की होती है ईटिंग। इसी तरह से पांचवी फॉर्म है जो वो होती है गोज, डज और ईट्स, ठीक है। पांचवी फॉर्म में हम एस या ईएस लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। जो चौथे नंबर की फॉर्म होती है इसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। अब देखिए आपको इस्तेमाल कहां पे करना है, इनके जस्ट नीचे मैंने लिखा हुआ है कहां कहां पे इस्तेमाल होगी। जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो या तो आपकी प्रेजेंट में इस्तेमाल होती है, ठीक है, या फिर आप इसको फ्यूचर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कहां पर, फ्यूचर के इंडेफिनिट के सेंटेंसेज को बनाने के लिए। जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है वो पास्ट में जो है इस्तेमाल होती है, और पास्ट में कहां पर, पास्ट के इंडेफिनिट में इस्तेमाल होती है। किस में इस्तेमाल होती है, इंडेफिनिट में। वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है ना वो परफेक्ट में इस्तेमाल होती है। कौन से परफेक्ट में, टेंस में जितने भी आपके परफेक्ट होते हैं, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, इनमें आप किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वर्ब की तीसरी फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं, थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्ब की फोर्थ फॉर्म कंटिन्यूटी वाले सेंटेंसेज में इस्तेमाल होती है, और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म प्रेजेंट में। कहां पर, वर्ब की जो फिफ्थ फॉर्म है वो प्रेजेंट में थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इस्तेमाल होती है। अभी जो मैंने ही सीट पढ़ा था ना पीछे, थर्ड पर्सन सिंगुलर में, तो इसको आप वहां पर इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए वर्ब की जो फॉर्म्स है ना, इनकी ऐसी कोई ट्रिक नहीं है कि भाई आपको बता दें और आप इनको रट लो, आपको इनको अच्छे से याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए ट्रिक क्यों नहीं चलेगी, गो की यहाँ अलग है, यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है, नीचे देखिए अलग अलग है, अलग अलग है, तो ट्रिक कैसे लगाएं। कहीं पर सेम सेम भी होती है ना, रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स तो आपने पढ़ी होंगी, तो वहां पर ये सेम भी होती हैं। तो इनमें ना कोई ट्रिक नहीं चलेगी, आपको इनको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने वर्ब को देख लिया और हमने पीछे पर्सन कॉन्सेप्ट को देख लिया। अब चलिए सब्जेक्ट के बारे में जानकारी लेते हैं कि ये सब्जेक्ट होता क्या है। सब्जेक्ट का जो हिंदी में मतलब होता है वो होता है कर्ता। कर्ता मतलब काम को करने वाला। आपके वाक्य में जो व्यक्ति काम को करता है, ठीक है, उसी को आप क्या कहते हैं, उसी को आप सब्जेक्ट कहते हैं। अब देखिए वाक्य में काम करने वाला, वाक्य में जो काम को करेगा उसी को हम सब्जेक्ट कहेंगे। अब जैसे पहला सेंटेंस है कि सीता घर जा रही है। अब ये जो वाक्य है, ये जो सेंटेंस है, इसमें हमें ये बताया गया है कि भाई ये जो सीता है ना, ये जा रही है घर पे, तो घर जाने का काम कर कौन रही है, सीता कर रही है। तो सीता यहाँ पर आपकी सब्जेक्ट हो जाएगी, है ना। कैसे बोलेंगे,
सीता इज गोइंग होम। तो यहाँ पर जो ये सीता है ना, ये सीता आपकी सब्जेक्ट है, क्योंकि काम को तो यही कर रही है। अब जैसे मैं क्या काम कर रहा हूं, मैं आपको पढ़ाने का काम कर रहा हूं, है ना, तो मैं यहाँ पर सब्जेक्ट हूं। आप इस वीडियो को देखने का काम कर रहे हैं तो आप यहाँ पर सब्जेक्ट हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी काम को कर रहा है, यदि कोई व्यक्ति उस काम को कर रहा है ना, तो वो व्यक्ति ही सब्जेक्ट है। आपको ये याद रखना है, बस ये सबसे अच्छी ट्रिक है। अगर आपने किसी व्यक्ति को किसी काम को करते हुए देखा तो वो जो व्यक्ति है ना, वो ही है उस काम का सब्जेक्ट। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब जैसे ये जो पेन है, इस पेन से हम यहाँ पर लिख रहे हैं, है ना, तो ये पेन कर रहा है इस लिखने के काम को, है ना, तो ये पेन क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब यदि मैं इस पेन को क्रेडिट ना देकर मैं बोलने लगूं कि भैया मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, तो मैं सब्जेक्ट हो जाऊंगा। मतलब काम को जो करेगा वही सब्जेक्ट। वह खेलता है, अब खेलने का काम करता कौन है, वह करता है, तो वह कौन है, सब्जेक्ट है। तो ये इंग्लिश में वह को कहते हैं ही प्लेज। ये प्रेजेंट के इंडेफिनिट का सेंटेंस है, ये प्रेजेंट के कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। ठीक है, राहुल जा चुका है, जाने का काम किसके द्वारा किया गया है, राहुल के द्वारा। तो राहुल यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, राहुल हैज गॉन। ठीक है, तो राहुल आपका यहाँ पर क्या हो गया, राहुल हमारा हो गया यहाँ पर सब्जेक्ट। तो काम को करने वाले को ही हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। चलिए आपको ना मैं यहाँ पर कुछ ट्रिक बताता हूँ। ये जो सब्जेक्ट होता है ना, कौन कौन से वर्ड्स इंग्लिश में आते हैं, देखिए जैसे कि ही हो गया, सी, इट, आई, यू, वी, दे। ठीक है, ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होते हैं। ही का हिंदी में मतलब होता है वह, सी का मतलब भी वह होता है लड़की के लिए, इट का मतलब भी वह या फिर यह। ठीक है, आई का मतलब होता है मैं, यू का मतलब होता है तुम या फिर आप। ठीक है, वी का मतलब होता है हम, दे का मतलब होता है वे। तो यदि आपको हिंदी में ऐसे वर्ड्स मिले इस तरह के, वह, मैं, तुम, आप, हम, वे, तो ये जो हिंदी के वर्ड्स हैं ना, जो हिंदी के शब्द हैं, ये ही आपके सब्जेक्ट हैं। इंग्लिश में ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे इस तरह के शब्द मिले तो इनको देखते ही आपको पता लग जाएगा कि अच्छा ये है सब्जेक्ट। ठीक है, और जो नीचे वाले हिंदी में इस तरह के आपके क्या होते हैं, हिंदी में इस तरह के आपके सब्जेक्ट होते हैं और इंग्लिश में आपके इस तरह के सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट को आप इस तरह से पहचानोगे। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या करती है, हेल्पिंग वर्ब का भी कुछ ना कुछ काम तो होगा ना, जो हम इसको अपने सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। देखिए कोई भी ऐसी चीज जो आपके सेंटेंस को बनाने में इस्तेमाल की जा रही है, उसका कुछ ना कुछ वहां पर काम है। बिना काम के हम किसी भी वर्ड को उसमें एक्स्ट्रा नहीं जोड़ते। ठीक है, देखिए ये जो हेल्पिंग वर्ब है, इसका मतलब होता है कि ये हमें समय के बारे में जानकारी देगी और सब्जेक्ट के बारे में भी जानकारी देगी। ठीक है, कि सब्जेक्ट के हिसाब से आपको कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी है और समय के हिसाब से आपको कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी है। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है पापा घर पहुंच गए हैं। पापा कहां पहुंच गए हैं, घर पहुंच गए हैं। मुझे तो देख के पता चल गया कि भैया ये जो है ना, ये प्रेजेंट के परफेक्ट का सेंटेंस है। मुझे तो पता चल गया। मुझे पता कैसे चला, यहां पर लिखा हुआ है पापा घर पहुंच गए हैं, मतलब गए हैं। किसी ने कोई काम कर लिया है, या तो वो शुरू कर लिया है या खत्म कर लिया है। इंग्लिश में मैंने बोला पापा हैज रीच्ड होम। अब देखिए हिंदी में तो मुझे पता चला गए हैं से। ठीक है, कि प्रेजेंट परफेक्ट है, क्योंकि हिंदी में यही आपकी हेल्पिंग वर्ब की तरह काम लेते हैं। गए हैं, लेगा, पूछा, इनसे हमें पता चलता है। इंग्लिश में सब्जेक्ट है आपका, देखिए पापा, क्योंकि पापा गए हैं, यहां पर ही है और यहां पर आपका यू है सब्जेक्ट। ठीक है, ये जो येलो कलर से मैंने लिखा हुआ है हैज, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हैज हैव का ही तो इस्तेमाल करते हैं और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, है ना। देखिए वह खाना खा लेगा, वह क्या कर लेगा, खाना खा लेगा। तो देखिए लेगा हमें देखते ही पता चल रहा है आने वाले समय की बात है, फ्यूचर की बात हो रही है। भाई किसी ने पूछा उसने खाना खाया है, नहीं खाया, मैंने बोला नहीं अभी नहीं खाया, अभी तो उसको नींद आ रही है, खा लेगा, वो खाना खा लेगा, मतलब आने वाले समय में खा लेगा, है ना। तो क्या होगा, फिर यहां पर हमें फ्यूचर में बनाना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर का सेंटेंस है। तो फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब आती है विल। ये जो है फ्यूचर के इंडेफिनिट का है। ही विल ईट फूड, वह खाना खा लेगा। तुमने उससे पूछा, किसी ने आपसे बोला कि भाई तुम वहां पर गए थे, तुमने उससे पूछा। अब देखिए पूछा ऐसा लग रहा है कि पास्ट का हो, पास्ट के बारे में बात की जा रही है, तो ये पास्ट का ही है, पास्ट के इंडेफिनिट का। तो तुमने उससे पूछा, डिड यू आस्क, डिड यू आस्क, तुमने पूछा। ठीक है, तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं हेल्पिंग वर्ब से। तो यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब है, यहां पर ये है हेल्पिंग वर्ब। देखिए कौन कौन सी होती है, जैसे हैज हैव हो गया, डू डज हो गया, ये इंग्लिश की हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, डिड हो गया, ठीक है, और हैड हो गया, विल हो गया, ठीक है, और हो गया आपका वाज वर, ये भी आपकी हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट कंटिन्यूअस में इस्तेमाल होती है।
इज़मार हो गया, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में इस्तेमाल होती है। तो ये कुछ गिने चुने वर्ड्स होते हैं, हेल्पिंग वर्ब में ज़्यादा कुछ नहीं होता, गिने चुने कुछ वर्ड्स होते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अब यहाँ पर आता है वर्ब। अभी वर्ब को तो हमने पीछे पढ़ा था, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ऐसा करके पढ़ा था ना। वर्ब का इंग्लिश में जो मतलब है वो है मेन वर्ब। ये जो वर्ब है वैसे लिख देते हैं, लेकिन ये मुख्य क्रिया होती है, मेन वर्ब कहते हैं। हिंदी में इसका मतलब होता है काम, या फिर आप बोल सकते हैं कार्य, काम या फिर कार्य, यानी कि सब्जेक्ट जिस काम को कर रहा है वाक्य में, सब्जेक्ट जिस काम को करता है। अब जैसे मैं क्या काम कर रहा हूं, मैं भी तो सब्जेक्ट हूं, क्योंकि मैं आपको क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ाने का काम कर रहा हूं मैं। तो मेरे द्वारा क्या काम किया जा रहा है, पढ़ाने का। आपके द्वारा इस वीडियो को देखने का, तो ये क्या काम है, देखने का काम है, पढ़ाने का काम है। अब जैसे कि राम क्या कर रहा है, दूध बेच रहा है, तो राम क्या काम कर रहा है, दूध को बेचने का काम कर रहा है, बेचने का। अब बेचना यहां पर हिंदी में क्या है, आपकी वर्ब है। तो कैसे बोलेंगे, राम इज सेलिंग मिल्क। वर्ब क्या है, वर्ब आपकी हेल्पिंग वर्ब के बाद आती है। तो सेल की जो ये फर्स्ट फॉर्म है, इसमें हमने आईएनजी लगाया है, क्योंकि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट के कंटिन्यूअस का है, ठीक है। वह बगीचे में खेलता है, क्या करता है, बगीचे में खेलता है। किसी ने पूछा भाई वो क्या करता है बगीचे में, भैया वो तो बगीचे में खेलता है। काम क्या करता है, खेलने का काम करता है। तो बोलेंगे ही प्लेज इन द गार्डन, वह क्या करता है, बगीचे में खेलता है। ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट के इंडेफिनिट का सेंटेंस है। राहुल स्कूल जा चुका है, राहुल क्या कर चुका है, जाने का काम कर चुका है। क्या कर चुका है, जाने का काम कर चुका है। प्रेजेंट का कौन सा है, परफेक्ट है, प्रेजेंट का परफेक्ट है। राहुल हैज गॉन टू स्कूल, इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमें सेंटेंस को कैसे देखना है। अब ये ऑब्जेक्ट है ना, इस पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। आज आपका कभी भी ये जो है कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए यहां पर ये एक व्यक्ति है, ये क्या है, ये एक व्यक्ति है, और ये व्यक्ति इस वाले बेचारे को, इस वाले बंदे को, ये जो शरीफ सा आपको दिख रहा है, इसको पीट देता है। ये जो व्यक्ति है ये इसको पीट देता है, ठीक है। अब ये तो पीटने का काम करता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। ये तो इसको पीटने का काम करता है, लेकिन ये काम क्या करता है, पीटने का, है ना, पीटने का काम करता है। अब ये क्या कर रहा है, इसको पीट रहा है, तो इसके पीटने के काम को ये क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, इसके द्वारा ही पीट रहा है। यानी कि ये जो पीट रहा है ना, इसने जो लात घूंसे मारे, उसका असर इस व्यक्ति पर हुआ। तो यानी कि सब्जेक्ट के द्वारा किए गए काम का असर जिस पर पड़ता है, सब्जेक्ट के द्वारा किए गए काम का असर जिस पर पड़ता है, वो ही आपका ऑब्जेक्ट होता है। वो ही क्या होता है, आपका ऑब्जेक्ट होता है। यानी कि रिसीवर, एक्शन को रिसीव करने वाला। इसने क्या एक्शन किया, पीटने वाला एक्शन, उसको रिसीव करने वाला ये व्यक्ति है। ये व्यक्ति है जो पिटा है इसके द्वारा। तो इसके द्वारा असर किस पर हुआ, इस पर। यानी कि सब्जेक्ट जब काम करता है तो उसके काम का असर जिस पर होता है वो ही आपका क्या होता है, वो ही आपका ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। देखिए कैसे, यहां पर देखिए, राम क्या कर रहा है, राम कर रहा है दूध को बेचने का काम। बेचना तो हो गया आपका काम, ठीक है, ये तो काम है। राम है यहां पर सब्जेक्ट, क्योंकि ये राम है जो इस काम को कर रहा है। रहा है से हमें पता चला कि यहां पर हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, है ना। अब ये काम क्या कर रहा है, ये बेचने का काम कर किस पर रहा है, दूध पर कर रहा है। कल को ये सब्जी बेचने लगे तो सब्जी पर बेचने का काम होगा। कल को ये अतरी फल बेचने लगे तो अतरी फल पर बेचने का काम होगा। कल कोई बैंगन, कद्दू कुछ भी बेचे, तो ये जो काम करेगा ना, जिस वस्तु पर काम करेगा वो वस्तु इसकी ऑब्जेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो कैसे बोलेंगे, राम इज सेलिंग मिल्क, तो मिल्क आपका यानी कि दूध आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये ही है जिस पर एक्शन किया जा रहा है, ठीक है। वह बगीचे में खेलता है, वह खेलता तो है, वह क्या है, आपका सब्जेक्ट है। क्या काम करता है, खेलने का काम करता है। कहां पर खेलता है, ये जब खेलता है तो असर कहां पर होता है, बगीचे पर। कभी पेड़ को तोड़ेगा, कभी घास को तोड़ेगा, कभी कुछ करेगा, कभी कुछ करेगा, तो असर किस पर हो रहा है, बगीचे पर हो रहा है, उसकी भूमि पर ये खेल रहा है। तो बोलेंगे ही प्लेज इन द गार्डन। अब ये जो गार्डन है ये क्या है, आपका यहां पर ऑब्जेक्ट है। राहुल स्कूल जा चुका है, कहां जा चुका है, राहुल स्कूल जा चुका है। तो राहुल हैज गॉन टू स्कूल, तो जाने का काम कहां पर हुआ है, स्कूल पर हुआ है। तो स्कूल आपका क्या है, यहां पर स्कूल आपका यहां पर बताइए क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। चलिए आपकी प्रैक्टिस के लिए ना मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं, ये बनाना है आपको।
वी आर गोइंग देयर, वी आर गोइंग देयर। आपको बताना है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर्ब क्या है, ठीक है, ये चीज आपको बतानी है। और हमारा जो कोर्स है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से जाकर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।